आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण और जटिल विषय की गहराई में जाने वाले हैं, प्रसव यानी लेबर की दूसरी अवस्था। हम इस पूरी प्रक्रिया का एक विस्तृत नैदानिक विश्लेषण करेंगे। इस अवस्था में शरीर के अंदर क्या यांत्रिक और शारीरिक बदलाव होते हैं और नर्सिंग मैनेजमेंट की क्या भूमिका होती है, ये सब हम बारीकी से समझेंगे। सच कहें तो ये वो समय होता है जब मेडिकल टीम को सबसे ज्यादा सचेत और सटीक रहने की जरूरत होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमने इसे 6 मुख्य पड़ावों में बांटा है। सबसे पहले हम शुरुआती शारीरिक बदलावों को देखेंगे, फिर द्वितीय अवस्था के प्रबंधन, प्रसूति की सटीक प्रक्रिया, नवजात शिशु की तुरंत देखभाल, अबगार स्कोर और अंत में एक असरदार नर्सिंग केयर प्लान पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही अहम मेडिकल उसूल को समझ लेना चाहिए। न्यूनतम हस्तक्षेप लेकिन अधिकतम निगरानी। देखिए, बच्चे का जन्म एक पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया है। ऐसे में मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? यही कि इस स्वाभाविक प्रगति का सम्मान किया जाए। इसका सीधा सा मतलब है कि जब तक मेडिकल रूप से बहुत ज्यादा जरूरी न हो, तब तक हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। लेकिन हाँ, हर एक सेकंड की बारीकी से निगरानी जरूर करनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं उन बदलावों से जो दूसरी अवस्था की शुरुआत तय करते हैं। शरीर के अंदर सबसे बड़ा और अहम बदलाव होता है सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा का पूरे 10 सेंटीमीटर तक खुल जाना। इसी समय एमनियोटिक झिल्लियां फट जाती हैं और जो द्रव बाहर आता है वो जन्म के मार्ग को चौड़ा और चिकना बनाने में मदद करता है। ये सारे संकेत जोर शोर से बताते हैं कि अब निष्कासन की अवस्था पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। अब यहाँ समय का एक बहुत बड़ा खेल है। इस दौरान गर्भाशयी संकुचन यानी कंट्रैक्शंस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो जाते हैं। जरा सोचिए, ये संकुचन 60 से 90 सेकंड तक चलते हैं और हर 2 से 3 मिनट में लौट कर आते हैं। और यही वो प्राकृतिक बल है जो धीरे धीरे लेकिन मजबूती से शिशु को नीचे की ओर धकेलता है। इन बेहद तीव्र शारीरिक बदलावों के बीच फोकस सीधे तौर पर मैनेजमेंट पर आ जाता है। यहाँ दोहरा मूल्यांकन बहुत जरूरी हो जाता है। एक तरफ माँ और दूसरी तरफ बच्चा। मातृक स्वास्थ्य के मामले में वाइटल साइंस और विशेष रूप से मूत्राशय यानी ब्लैडर के फैलाव की जांच करनी होती है। क्यों? क्योंकि एक भरा हुआ मूत्राशय शिशु के नीचे खिसकने का रास्ता रोक सकता है। वहीं दूसरी ओर हर 5 मिनट के कड़े अंतराल पर फीटल हार्ट रेट की जांच करनी ही होती है। शिशु तनाव में तो नहीं है, इसका पता इसी से चलता है। चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे डायनामिक हिस्से पर आते हैं, डिलीवरी की असल यांत्रिक प्रक्रिया। शिशु के शरीर से बाहर आने को 3 साफ और बेहद सटीक यांत्रिक चरणों में बांटा गया है। माँ या बच्चे को किसी भी तरह की चोट से बचाने के लिए इन तीनों ही चरणों को पूरी सावधानी और सटीकता के साथ हैंडल करना होता है। ये वो पल है जिसे क्राउनिंग कहा जाता है। यहाँ मेडिकल टीम की निगाहें एकदम पैनी होनी चाहिए। भ्रूण का सिर बाहर आने के लिए कंप्लीट एक्सटेंशन या पूर्ण फैलाव से गुजरता है। यहाँ सबसे बड़ा टास्क ये सुनिश्चित करना है कि सिर झटके से बाहर न आए। अगर ऐसा हुआ तो माँ को गंभीर पेरिनियल फटन या चोट का सामना करना पड़ सकता है। सिर बाहर आने के ठीक बाद एक कमाल की प्राकृतिक हलचल होती है जिसे रेस्टिट्यूशन और बाहरी रोटेशन कहते हैं। शिशु का शरीर खुद को इस तरह से घुमाता है कि उसके कंधे जन्म नलिका से सुरक्षित रूप से बाहर आने के लिए एकदम सही सीध में आ जाएं। इस वक्त किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना सबसे सही फैसला होता है। अब कंधों की बारी आती है और यहाँ बहुत संभल कर काम करना होता है। पहले अग्र कंधे यानी आगे वाले कंधे को प्यूबिक हड्डी के नीचे से धीरे से निकाला जाता है। उसके बाद बिना कोई नुकसान पहुंचाए पश्च कंधे यानी पीछे वाले कंधे को बाहर लाया जाता है। एक बार कंधे बाहर आ जाएं तो बाकी का धड़ बड़ी ही आसानी से बाहर आ जाता है। धड़ के बाहर आते ही एक नई जिंदगी बाहरी दुनिया में कदम रखती है और अगले कुछ पल बेहद क्रिटिकल होते हैं। इस समय एक्शन बिजली की तरह तेज होना चाहिए। सबसे पहले बच्चे के वायु मार्ग को तुरंत साफ करना होता है ताकि वो अपनी पहली सांस ले सके। फिर ठंड से बचाने के लिए उसे सुखाकर माँ के पेट पर रखा जाता है। और हाँ, एकदम सही समय पर नाभि नाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप करके काटना इस शुरुआती देखभाल का एक बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन एक सवाल उठता है, ये कैसे पता चले कि बच्चा इस नई बाहरी दुनिया में ठीक से ढल रहा है या नहीं? इसके लिए एक बहुत ही सटीक पैमाना है
अपगार स्कोर। जन्म के ठीक 1 मिनट बाद और फिर 5 मिनट बाद इस स्कोर को चेक किया जाता है। इसमें 5 चीजें देखी जाती हैं: त्वचा का रंग, दिल की धड़कन, सांस लेने की दर, रिफ्लेक्सेस और मसल टोन। हर पैमाने पर 0 से 2 तक अंक दिए जाते हैं। अगर कुल स्कोर 8 से 10 के बीच है तो इसका मतलब है कि शिशु एकदम स्वस्थ है और नई दुनिया में बहुत अच्छे से एडजस्ट कर रहा है। अब तक हमने जो कुछ भी समझा उस पूरे ज्ञान को अमली जामा पहनाने का समय आ गया है। चलिए नर्सिंग केयर प्लान पर नजर डालते हैं। इस प्लान का पहला हिस्सा पूरी तरह से माँ को सपोर्ट देने पर टिका है। दर्द और घबराहट अपने चरम पर होती है। ऐसे में लगातार मनोवैज्ञानिक सहारा देना, डिलीवरी के लिए एक आरामदायक पोजीशन सुनिश्चित करना और प्रसव पीड़ा को मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। माँ को ये महसूस होना चाहिए कि वो इस प्रक्रिया में अकेली नहीं है। इसके बाद बारी आती है इन्फेक्शन और चोट से बचाव की। यहाँ 5 क्लीन टेक्निक यानी 5 स्वच्छ तकनीकों का सख्ती से पालन करना किसी ढाल से कम नहीं है। साफ हाथ, साफ सतह, साफ नाल, साफ ब्लेड और साफ जनन नाल। कभी कभी गंभीर ऊतक क्षति से बचने के लिए एकदम सही समय पर एपिजियोटमी जैसी प्रक्रिया भी अपनानी पड़ती है। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है ऊर्जा बचाना। संकुचनों के बीच माँ को आराम करने और गहरी सांसें लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शिशु का सिर दिखने से पहले अगर बेवजह जोर लगाया जाए तो इससे सिर्फ थकावट और जटिलताएं ही बढ़ती हैं। सही समय पर सही प्रयास ही सबसे कारगर होता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल छूट जाता है। क्या प्रसव में नर्सिंग देखभाल की भूमिका केवल एक मदद है? बिल्कुल नहीं। सही समय पर की गई निगरानी, लिए गए सटीक निर्णय और बेहतर केयर प्लान असल में जीवन रक्षक होते हैं। यही वो बारीक चीजें हैं जो एक सुरक्षित और सफल प्रसव की नींव रखती हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये विश्लेषण आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा होगा।